नमस्कार। मैं अब गिरीश जी के पास आऊंगी कि गिरीश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में एक बड़ा फैसला देने के बाद और ये कहा जा रहा है कि बहुत कड़ा रुख कोर्ट ने अपना लिया है केंद्र सरकार के खिलाफ, तो क्या अब किसी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही है कि अब थोड़ा सा हल्का हाथ रखो या अब धीरे धीरे चलो, सब कुछ क्योस नहीं किया जा सकता? जो बात आज संजीव खन्ना ने कही कि भाई इलेक्शन सिर पर है और अगर हम स्टे लगा देंगे, उन्होंने एक तरीके से हिंट किया कि हम अगर स्टे लगाएंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज क्योटिक हो जाएगी। And I'm going to quote exactly what he said. He said that now the election commissioners have been appointed. Elections are on the corner. Question of balance of convenience. And there is no allegation against the persons who are appointed. ये बात उन्होंने कही थी. And there should be no chaos. ये बात संजीव खन्ना ने कही, जस्टिस संजीव खन्ना ने। जी गिरीश जी। नीलू जी, उन्होंने स्टे क्यों नहीं दिया उसका वो जजमेंट स्टेटमेंट में ही उन्होंने बता दिया है कि देयर वाज नो एलिगेशन। आप किसी के रिक्रूटमेंट पर जाके बोल दो कि ये गलत है, द कोर्ट डज नॉट गो बाय सेंटिमेंट्स और बाय मीडिया ट्रायल्स, पहली बात। और एक आप समझ लीजिएगा, पुलिस स्टेशन में जो आदमी बार बार जाता है उसका नाम और नंबर लिख के उसको रेगुलर ऑफेंडर कहा जाता है। अब ये गवर्नमेंट रेगुलर ऑफेंडर तो 2014 से है जुडिशरी में। 99th अमेंडमेंट जो इन्होंने 2014 में किया, जिसमें दे एस्टैब्लिश नेशनल जुडिशियल कमीशन। वो नेशनल जुडिशियल कमीशन में इनका पूरी नियति ये थी कि वो जुडिशरी को अपने हाथ में ले ले। उसमें लॉ मिनिस्टर भी था, दो एमिनेंट पर्सनालिटी भी थी। एमिनेंट पर्सनालिटी इनके पास कैसी कैसी है वो हम जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसी वक्त इनकी नियत तो बांट ली थी और इसीलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल 2015 में डिक्लेयर करके उसको खत्म कर दिया। और अभी जो ये हम बता रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल एंटी, वो नहीं है। क्योंकि एक बात देखिए, लीगली दे हैव नॉट सब्सटेंशिएटेड एनी ऑफेंस अगेंस्ट देम। अगर वो कहीं पर इन्वॉल्व है, आप खाली मीडिया ट्रायल दें कि भाई वो राम मंदिर के साथ कनेक्टेड थे या फार्म, तो दैट डजंट सब्सटेंशिएट एंड समथिंग अगेंस्ट देम। और अभी आप समझ लीजिएगा कि कोर्ट को सब एंगल से देखना पड़ता है। अगर आप स्टे दे देते हो और खुदा न खास्ता अगर सीजीआई को कोरोना हो गया या और कुछ एक्सीडेंट हो गया और वो चले गए, तो क्या होगा? इनको और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है? आर यू गोइंग टू सेंड द बॉल इन देयर कोर्ट? वो नहीं हो सकता है। नहीं, तो और अभी सुप्रीम, गिरीश जी, आपने जो बात कही उससे तो ये लगता है कि जजेस अब डिफेंसिव हो गए हैं। और क्या ये नहीं, अपने प्रोस्पेक्ट्स की पड़ी हुई है कि भाई हमारा क्या होगा, और क्या जजेस में एक डिफेंसिव होने की एक जो प्रवृत्ति है वो नजर आ रही है? नहीं होगी। एज ए लॉयर इफ आई सी, वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने आगे कोई चांस नहीं देना है। आप देखिएगा, आप उनकी सिस्टम ऑफ वर्किंग देखिए कि सारे जजमेंट्स पहले भी आ सकते थे बोर्ड पे, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये सीजीआई को हटाने वाला बिल पास कर दिया, उनको कोई सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी अपॉर्चुनिटी, जब तक पार्लियामेंट शुरू थी, कोई जजमेंट नहीं दिया। क्योंकि इमीडिएट वो जाके पार्लियामेंट में उस पर भी एक्ट लाते। तो दे आर ऑल्सो वर्किंग स्मार्टली। हम उनको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूं कि सीजीआई और उसकी बेंच पे जो बैठे हुए आदमी, उनका नेचुरल लीगल आईक्यू हम सब लोगों से ज्यादा होगा। और ऐसा नहीं है, दे हैव गॉट मेनी इंटेलिजेंस विंग। उनके पास अपना खुद का पर्सनल विजिलेंस वगैरह जो होता है, कुछ सिंसियर ऑफिसर्स होते हैं, दे कीप द इनपुट देते रहते हैं उनको कि पब्लिक ओपिनियन क्या आ रहा है। आप देखिए, जब भी सीजीआई कोई प्रोग्राम में स्टेटमेंट करते हैं तो उसमें ज्यादातर सोशल मीडिया का जो रिएक्शन होता है उसको वो रिवील करते हैं। दैट मीन्स ही इज फॉलोइंग एवरीथिंग। तो मैं ये समझ रहा हूं एज ए लीगल पर्सन के लॉ स्टूडेंट कि ये बिल्कुल अभी इन्होंने गलत, ये हेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर इनको अभी डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये खोल देते रूलिंग पार्टी को। और आपको पता है ये कितने बेशरम लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर एक वहां से सीजीआई, अगर सीईसी हट जाता है, देन एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और बहुत पहले ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बोल दिया था कि जिसको जो भी एक्शन लेना है ले, इफ इट इज नॉट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क आई विल जंप इन। तो ये अगर दोनों इलेक्शन कमिश्नर, इसमें कोई चीफ जैसा नहीं होता है, तीनों के पावर सेम है। अगर तीनों में से किसी ने भी गलती करी तो उनका कान पकड़ने के पावर सीजीआई के पास है। दैट टाइम वी कैन गो। ये एप्लीकेशन में यही कमजोरी रह गई कि आपने उनके सामने कोई एलिगेशन अगर इनिशिएट किए होते तो इमीडिएट आई थिंक दे वुड डू। अब क्या होगा, प्रोसीजर पे आर्ग्यूमेंट होगा कि आपको इतनी सब गाय क्या थी, आपने ऑपोजिशन को 10 मिनट पहले पूरा लिस्ट दिया, तो बाकी लोग जो थे उनका डिस्क्वालिफिकेशन का एक डिसेंट नोट होता है। ऐसे वर्बली आप नहीं बोल सकते हो, तो उनका डिसेंट नोट बनाए कि व्हाई दिस रेस्ट ऑफ द 10 आर नॉट क्वालिफाइंग, उनमें क्या लेकुना है। ये सब नहीं हुआ है तो प्रोसीजर पे आर्ग्यूमेंट होगा, देन दिस विल बी रिवर्टेड। मैं ऐसा मान रहा हूं लीगल परव्यू में। जो बात अब गिरीश जी मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से अब हर इंस्टीट्यूशन की
इंडिपेंडेंस, हर इंस्टीट्यूशन के विजडम पर सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस सरकार की ओर नतमस्तक से दिख रहे हैं या फिर वो बैलेंसिंग एक्ट में लग गए हैं। अब इसको कैसे आका जाए कि सही क्या है? क्या जुडिशरी सही है? क्या चुनाव आयोग सही है? चुनाव आयोग को तो बेशर्मी से सरकार डिफेंड कर रही है कि कल उनका एफिडेविट था, कल हम लोग बात भी इस पे कर रहे थे कि किस बेशर्मी से उन्होंने एफिडेविट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चुनौती सरकार दे रही है एक एफिडेविट के जरिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज क्या कर रहा है? उसने स्टे नहीं लगाया। तो लोग सवाल तो करेंगे ही ना कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। और चुनाव आयोग की जो बातें आज जो जस्टिस संजीव खन्ना ने कही कि भाई दे हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड, देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर्स, ये बात लेकिन किसी को हजम नहीं हो रही है। आज क्या एक ड्रास्टिक स्टेप सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं लेना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ये कहता है कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एक्ट इज द बिगेस्ट लॉ इन द कंट्री, लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन नॉट पुट स्टे ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये दो तरीके की बातें ये समझ में नहीं आ रही है। तो ये इसको आप ढुलमुल रवैया कहेंगे या ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव में लग गया है? इसको कैसे देखेंगे आप? मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि अगर आगे स्टे दे देते तो इनको एक अपॉर्चुनिटी दे देते और कोई मिसचिफ करने का। आप ईडी के मामले में देखिएगा, मिश्रा जी पे एलिगेशंस थे, उनको कोर्ट ने बोल दिया कि इनकी अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन इलीगल है, लेकिन उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी कि जो हमारा ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन कि बाहर से कौन सी कंपनीज ने पैसा दिया है, कौन सी स्लीपर कंपनीज थी, कौन से बोगस कंपनीज थी, तो उसका इन्वेस्टिगेशन उसको इफेक्ट करेगा। तो कोर्ट हैज टू लिसन टू बोथ। हम लोग शायद एक साइड से सेंटिमेंटल हो सकते हैं, लेकिन अनलेस गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आप देखिए, या तो आपने पहले केविएट फाइल कर दिया होता कि कोर्ट आपको सुने बगैर ही कर देती। गवर्नमेंट में नॉर्मली अगेंस्ट गवर्नमेंट इट इज ऑलवेज ए केविएट। आपको अपॉर्चुनिटी दिए बगैर आप प्राइवेट पार्टी हो तो ऑटोमेटिक केविएट माना जाता है, तो उसमें दे हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट। तो ये होगा कि अभी जब ये केस चलेगा तब सारा पछड़ा खुलेगा। तो हम अगर एक एक केस पे उनकी इंटेग्रिटी पे जंप करना शुरू करेंगे तो दैट इज अवर आई थिंक टिमिडनेस। ऐसा नहीं हो पाएगा। कोर्ट हैज टू लुक एट ऑल द एंगल्स। आपने देखिए महाराष्ट्र के केस में भी उन्होंने जजमेंट दी, उसके बाद में अपना एक्सपर्ट कमेंट भी दिया कि आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया होता तो मैं आपकी गवर्नमेंट बहाल कर देता। तो ये होता है कि इनके पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहीं चूक कर रहे हैं, और यही अभी एक्सपर्ट्स स्टेट बैंक के पास अच्छे में अच्छे थे, वो भी चूक कर गए। तो लीगल में तो ऐसा है प्रोसीजर, और दिस इज अ बेंच डिसाइडिंग, नॉट अ सिंगल मैन। तो ऑब्वियस है कंसल्टेशन में हो रहा होगा, उसके अंदर उनके पास क्या सीक्रेट नोट्स आई हैं, उनको क्या उस पर थिंकिंग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी स्टे देते तो ये शायद और कुछ मिसचीफ कर लेते, शायद सडनली इनको कोविड हो जाता है और सीईसी भी बीमार पड़ जाते, और कुछ ना कुछ ये बहाना कर देता। आई थिंक दे हैव नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी।